नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, कुछ ये विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए हैं। 7 विधानसभाओं में से 4 बीजेपी की जीत हुई है। एक में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, एक आरजेडी और एक जो है टीआरएस तेलंगाना। कुछ परिदृश्य ऐसा है कि जो टीआरएस जो तेलंगाना वाली जो विधानसभा सीट वो कांग्रेस की थी और शायद जब वो 2018 में चुनाव हुआ था तो 99,000 वोट पाई थी और इस बार वो 99,000 से आ गई 23,000 पर। जो ये जेएनपीसी वाले हवा उड़ाते हैं ना कि राहुल गांधी वो कौन सी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो, हालांकि भारत को तोड़ने वाला जो है भारत जोड़ने की बात कह रहा है। इसका भारतीय अवाम ताकत दल ने कहा था कि इसको आईना दिखाने की जरूरत है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम जो है इसको आईना दिखाएंगे तुम भारत को तोड़ने वाले हो। तुमको कोई अधिकार, कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि तुम जो है वो भारत जोड़ने की बात करो। तो खैर कुछ वो नमूना जो है इन चुनाव से बिल्कुल वो कुछ अपना संकेत देना उसने शुरू कर दिया है। तो जो मैंने तेलंगाना में जो सीट थी वो कांग्रेस की थी, कांग्रेस से वो सीट छीनी है टीआरएस ने। और जब वो 2018 में उसको वोट मिले थे 99,000, वो आ गए 23,000 पर। और बिहार में जो गोपालगंज की सीट है जो कि भाजपा ने जीती, बीजेपी ने जीती है, उसमें जब वो उसके पहले इस कांग्रेस को वोट मिले थे शायद 7,300 और इस बार जो है वो आधे पे आ गए, वो 3,500 के आसपास। तो जो ये जेएनपीसी वाले कांग्रेस वाले हवा बनाते हैं कि इनके राहुल लगता है कि करिश्मा करा देंगे, वो करा देंगे, वो चूंकि ये सब झूठे ही बोलते हैं तो उस झूठ का पर्दाफाश होता रहता है। अब रही बात है कि बिहार में तमाम इन समूहों ने जोर लगाया, आरजेडी वालों ने सबसे हालत पतली हुई है जेडीयू की। जेडीयू का नीतीश कुमार बहुत दम भरता था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक आरजेडी की सीट जो मोकामा वाली निकाल पाए सब, लेकिन गोपालगंज में वो हार गए, तो वहां से भी बीजेपी जीती है। सवाल इस बात का है, इसमें दो ही मुख्य सवाल खड़े होते हैं।
जो जीएनपीसी इस देश के अभिशाप है और इस देश की गद्दार भी है। अब राहुल गांधी के विषय में पता नहीं है, जो लुटियन पत्रकार हैं सब वो बोलते हैं कि हमारे राहुल। तो पहले राहुल के चरित्र के विषय में जरा वो लुटियन पत्रकार जरा देश को बता दें कि डोकलाम के मुद्दे पर जब भारत और चीन की सेना आमने सामने डटी हुई थी और करीब 2.5 महीने के आसपास, आज से 4 साल पहले, और स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। उस समय ये राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन, यानी जिसके साथ युद्ध की स्थिति बनी हो उसके राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छिपे उसके राजदूत से मिलता है। तो लुटियन पत्रकार जरा सा ये पूरे देश को बताएं कि जिसको बोलता है कि हमारे राहुल गांधी, उससे बड़ा इस देश का गद्दार कौन हो सकता है? इस पर जरा वो प्रकाश डाले। है हिम्मत जिनको बोलते हैं कि हमारे राहुल गांधी, वो राहुल गांधी दुश्मन चीन से 2008 में वुहान में समझौता करता है और उसकी गवाह के रूप में उसकी मम्मी सोनिया गांधी ने के भी दस्तखत हैं। और वो राहुल गांधी यानी भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में कार्रवाई करने के लिए वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से उस समझौते के बाद वो रिश्वत लेता है $800 मिलियन, $800 मिलियन की रिश्वत लेता है। और वो रिश्वत लेकर के भारत का बाजार चीन के लिए खोल देता है। और तभी से जो व्यापार घाटा है चीन के साथ, मतलब कि भारत जितना निर्यात करता है चीन को, उसका 4-5 वो आयात करता है। इसी गद्दार राहुल गांधी के कारण, जिसने जो है भारत का बाजार चीन के लिए खोल दिया। चीन हमारी सीमा में इन गद्दार जीएनपीसी वालों ने घुसवाया भी और चीन के लिए बाजार भी खोल दिया। तो ये सब लुटियन पत्रकार जो है रवीश कुमार और ये अभिसार शर्मा और जो है मुकेश कुमार, अजीत अंजुम, आशुतोष बताएं कि इस राहुल गांधी से बढ़ करके देश का गद्दार कौन हो सकता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारी भारतीय सेना ने जो है वो पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो है आतंकी ठिकानों और शिविरों को नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब ये राहुल गांधी अपनी ही सेना की जो है के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए जो सबूत मांगने लगा, ये लुटियन पत्रकार गिरोह देश को बताया कि इस राहुल गांधी से बढ़ करके देश का गद्दार कौन होगा। और फिर वही हमारी वायुसेना जो है बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर बहुत अंदर घुस करके आतंकी ठिकानों को नष्ट करती है। तो फिर यही राहुल गांधी वो अपनी वायुसेना या अपनी भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए या उसके मनोबल को गिराने के लिए जो सबूत मांगता है, तो इस राहुल गांधी से बढ़कर के इस देश का गद्दार कौन होगा? इसको भी लुटियन पत्रकार जरा बताएं। लुटियन पत्रकार तो जो बताने की जिम्मेदारी तो बनती है ये जो मोदी के जो अंधभक्त किस्म के जो सुबह सालार हैं यूट्यूब पर, ये भी बताएं कि इस राहुल गांधी से बढ़कर के गद्दार कौन होगा। ये मोदी भक्त जो है,
जो शिवा सालार हैं, जिसमें कि ये प्रदीप सिंह आते हैं और ये हर्षवर्धन त्रिपाठी आते हैं, मनीष ठाकुर इत्यादि, ये कभी भी राहुल गांधी को गद्दार नहीं करते। तो ये जवाबदेही इनके ऊपर भी है कि ये राहुल गांधी को गद्दार क्यों नहीं करते हैं। और ये दोनों जो गिरोह है, मोदी भक्त पत्रकारों का गिरोह और लुटियन पत्रकारों का गिरोह, इनको जो है देश की जनता देख रही है कि किस तरह से देश के गद्दारों को सीधे रूप में ये बचाते हैं लुटियन पत्रकार, और अपरोक्ष रूप से बचाते हैं मोदी भक्त पत्रकार। तो ये सबसे बड़ी गद्दारी है। देश के गद्दारों को बचाना, उनका पक्ष लेना और उनके अपराधों को ढकना, यह हमारे भारतवर्ष के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है, जो कि ये पत्रकार मंडली जो है भारत के खिलाफ कर रही है। अब यही बात, अब जब इसी सच्चाई को देश के परिप्रेक्ष्य में, हमारे भारत राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जब इस हकीकत को रखा जाता है, तो मोदी भक्त किस्म के पत्रकार कहते हैं कि मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लोकतंत्र को देखना है। ये तो मैं बराबर सवाल पूछता हूं, क्या राहुल गांधी ऐसा गद्दार जो है वह लोकतंत्र है? बताएं दोनों आदमी, दोनों गिरोह बताए, देश को बताए, हमको ना देश को बता दे वो लोकतंत्र है। और इतने खतरनाक गद्दार के विषय में यदि वो अपनी आवाम को बताया जाता है, जो कि हमारी भारतीय आवाम का हक है, इनके विषय में इनकी असलियत को जानने का उसका पूरा हक है, तो उनके हक को दिलाने के लिए भारतीय जनता दल अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य, राष्ट्रीय फर्ज को निभा रहा है। इस राष्ट्रीय फर्ज को ये मोदी भक्त किस्म के पत्रकार कहते हैं कि मर्यादा का ध्यान रखें। देश के साथ वो गद्दारी करता है और आप उसको गद्दार नहीं कहते हैं, मोदी भक्त पत्रकार, यह कौन सी मर्यादा आप बताइए ना। और बीजेपी वालों की कौन सी मर्यादा है, मोदी की कौन सी मर्यादा है कि इन खतरनाक देश के दुश्मनों को ना तो बीजेपी वाले गद्दार कहते हैं और इनकी रक्षा भी करते हैं, इनको बचाते भी हैं, इनको पालते भी हैं। तो मोदी महोदय, बीजेपी वाले और आप उनके भक्त पत्रकार कौन सी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, बताइए ना। तो इस तरह से जब मैंने जो माहौल सब बनाए हैं कि देश के गद्दारों को बचाना और उनकी रक्षा करना, उनको पाल कर रखना सिर्फ चुनाव के लिए, सिर्फ आज भी जो है वो कांग्रेस पर निशाना साध करके अपने पक्ष में जो है वो चुनावी माहौल। इसलिए कि इनको मालूम है कि जब तक कांग्रेस जिंदा रहेगी तभी उसको दिखा करके ये बीजेपी वाले अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। जिस जीएनपीसी को इस भारत की पावन धरती से समाप्त करना इस देश के लिए आवश्यक है, उसको पाल कर रखते हैं ताकि इन्हीं को दिखा करके ये बीजेपी वाले अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद फैसला करें कि बीजेपी वालों से इनसे बढ़ करके इस देश का गद्दार कौन होगा, जो कि अपने सत्ता के लिए, चुनाव के लिए, वोट के लिए इनको पाल कर रखे हैं। और इन विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम से जो गुब्बारा उड़ा रहे थे, फुला रहे थे बीजेपी, जब अब तो मोदी महोदय 2024 में 400 से अधिक सीटें लेके आएंगे। अब लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, ये तो हमारी भारतीय आवाम पर या उसकी मानसिकता पर
निर्भर करता है। यदि 2024 में यदि भारतीय जनता दल उनको ठीक से समझा ले गई कि यह देश के लिए बहुत खतरा है, देश के दुश्मनों को पालने वाले, और हालांकि ये आवाज़ें उठ रही हैं, ये आवाज़ें उठना, हमारी आवाम से वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। बीजेपी कैडर के अंदर से भी ये रिपोर्ट है कि 20-25% लोग जो है ये मान बैठे हैं कि ये मोदी महोदय देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं। और ये समझ जो है बहुत देश के लिए स्वागत योग्य है, शुभ संकेत है। इसी की तो जरूरत है कि इन नकली राष्ट्रवादियों को जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा लेकर के देश के दुश्मनों को जो पाल रहे हैं, यदि यही असलियत हमारी आवाम समझ जाए तो ये काफी ये शुभ संकेत है। और वो संकेत शुरू भी हो गए हैं। खुद बीजेपी में जो रिपोर्ट है, बीजेपी के अंदर भी 20-25% लोग जो है वो शुरू कर दिए हैं। और वो 20-25% की बात जो है इन बीजेपी वालों के सामने कही जाती है, तो क्या तर्क देते हैं कि भाई 75% तो साथ में है, वो तो संतुष्ट हैं। और साथ कहते हैं कि शायद जैसे किसी बारात में, किसी शादी में वो फूफा, मामा, नाना तो यदि नाराज है तो क्या वो शादी नहीं होती है। इस तरह का कुतर्क जो है, ठीक है, वो शादी और फूफा, नाना, मामा वगैरह कुतर्क देते हैं। ये चीज है कि इस पर नहीं बोलते हैं कि ये बीजेपी इस जीएनपीसी की क्यों पाल रही है, क्यों उसकी रक्षा करे, क्यों उसके पापों को ढक रही है। इस पर बोलने के बजाय इस तरह का जो है वो कुतर्क प्रस्तुत करते हैं कि मान लीजिए कोई बारात है, किसी शादी की बारात है, उसमें कुछ मामा, उसके फूफा, नाना या नाराज है, तभी वो शादी होती है। लेकिन वो शादी का सवाल नहीं, शादी है कि राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाए हो और देश के दुश्मन, देश की जो सबसे खतरनाक जीएनपीसी है उसकी रक्षा कर रहे हो, जबकि राष्ट्रवाद का तकाजा है कि उसको नस्ल में नाबूद करिए। और जितने भी देश के दुश्मन हैं, चिदंबरम के विषय में क्या किया, जब तक वो अरुण जेटली कर मर गए कोई बात नहीं है, जब तक अरुण जेटली रहे चिदंबरम का बाल बांका तक नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल जो है अरुण जेटली हटे और फिर क्या क्या ड्रामा हुआ। सीबीआई जो है उसके घर को घेरा, गेट नहीं खुल रहा था, बड़े मुश्किल से पकड़ाया, जेल में गया, और जेल में किस तरह से सुविधाएं मिलती हैं, ये जो सत्येंद्र जैन वाला कांड तो देख ही रहा है। तो इससे क्या होगा मोदी महोदय, जेल भी बड़ी मशक्कत कराकर भेज भी देंगे तो होगा क्या इससे, जो बोलते जेल में भेज देंगे। जेल में तो इन अपराधियों के लिए जेल जो है इनके लिए स्वर्ग जैसी व्यवस्था होती है। अब आप सवाल पूछेंगे तो फिर इसका इलाज है, लेकिन मोदी महोदय कुछ दिमाग आप लगाइए कि ये जो देश की खतरनाक ताकतें हैं, यह जेल से इनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इनको नस्ल में नाबूद करने की आवश्यकता है। कैसे किया जाएगा, यदि आपको अकल नहीं है तो अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि आप गद्दी छोड़िए। भारतीय जनता दल अभी तो इसको चुनाव भी लड़ना है, अभी जनता से इसको सर्टिफाइड भी होना है, लेकिन वो करके दिखा देगा आपको कि देश के दुश्मनों को नस्ल में नाबूद कैसे करते हैं, देश के दुश्मनों को। तो ये बीजेपी वालों का तर्क जो है कि लोकतंत्र है, ये जीएनपीसी लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा ग्रहण है। जैसा कि मैंने बताया गया है कि लोकतंत्र की हत्या तो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के जमाने से ही चल रही थी। कांग्रेस जो है 1946 में सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर के देश का पहला प्रधानमंत्री, अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री
बनाना चाहती थी कांग्रेस, पूरी कांग्रेस। ये मोहनदास करमचंद गांधी लोकतंत्र की हत्या करके, उन कांग्रेसियों को दबा करके उसे इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को देश के ऊपर थोपा। तो लोकतंत्र की हत्या जो है वो उस जमाने से चल रही है, वो भी कांग्रेस में। और वो कांग्रेस के मुंह से निकलता है, अब से सब बोलते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान खत्म हो गया। जब ये बोलते हैं, जब जेएनपीसी के नेता प्रवक्ता बोलते हैं, तो बीजेपी वाले जो है बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह उसको स्वीकारते हैं। ये सारे तथ्य रखे जाते हैं तो इनके मुंह से निकलता है, और ये तथ्य है सब। मैंने जिस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है, पार्टी के अंदर भी और वैसे भी, वो उल्टे कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। इन बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं के आगे तो बीजेपी के नेता प्रवक्ता भीगी बिल्ली बन करके उस सारे आरोपों को स्वीकारते हैं और झेलते हैं। तो जब ये तथ्य जो है भारतीय जनता दल अपने आवाम सामने रखता है, तो अभी कोई जवाब तो बनता नहीं, तार्किक बात तो बनती नहीं, कोई माकूल उत्तर तो बनता नहीं। बस मर्यादा का ध्यान रखें, लोकतंत्र का ध्यान रखें, बताया कि भाई कि ये यानी जेएनपीसी लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा ग्रहण है। क्या ये सपा जो है वो लोकतंत्र है? ये बीजेपी के सपा सालार यूट्यूबर सही सवाल है। ये सपा जो कि हमेशा कहती है कि मुसलमान यादव, इतना घिनौना जातिवाद, और फिर उसका शासन आता है तो अलग बात है। बीजेपी वाले माने ये इसका सपा के शासन का एक ही बात पर विरोध करते थे कि इन्होंने साधुओं की हत्या करवाई। वो हत्या करवाई, वो जघन्य तो अपराध है, लेकिन उससे बड़ा अपराध जो है कि जब इसका शासन आता है, किस तरह का माफिया का माहौल बन जाता है, दादाओं का वो माहौल बन जाता है, पूरी आवाम जो है सहम जाती है। ये सफाई जो है किसी की भी जमीन, किसी की भी संपत्ति, किसी का घर बड़े आराम से जो है वो कब्जा कर लेते हैं, और कोई कुछ नहीं करता। और इसी तरह की गुंडागर्दी जो है वो पश्चिम बंगाल में वो करती है वो ममता बनर्जी। तो हमारी आवाम खुद फैसला करे कि समाजवादी पार्टी और जो है ये जेएनपीसी और खुद बीजेपी का नारा क्या है? वो नारा यह 80-20 का नारा उसका है। हिंदू जो है ध्रुवीकरण के नाम पर जो है वो हिंदू एकता का नारा देकर के वोट बटोरना, क्या यही जो है वो यानी लोकतंत्र है? तो सब ये देश के अभिशाप हैं। इन अभिशापों को ये बीजेपी के सिपा सालार जो है यूट्यूबर कहते हैं कि ये लोकतंत्र है। अब जनता फैसला करेगी कि लोकतंत्र असली क्या है, और आपके मन में जो जिस तरह का ये झूठ और अफवाह का जहर फैलाते हैं समाज में, उसकी असलियत क्या है? सवाल इस बात का है। भारतीय जनता दल ने तो सोचा था, बाकी मैं दिल से कह रहा हूँ कि यदि हम देश में भारतीयता के आधार पर एकता की बात करेंगे, सद्भाव की बात करेंगे, सबको भारतीय नागरिक के सम्मान देने की बात करेंगे, तो काफी लोग जो है मैंने वो आगे आएंगे, इसका स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी में आए नहीं आए, लेकिन लोग सब, लेकिन अब इसका विरोध भी किस रूप में? बीजेपी के जो सिखाए पढ़ाए छुट भैये हैं, वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंचपुत्र बोलते हैं। जरा इस तथ्य को, जो बीजेपी के सिपा सालार जो है ना, वो हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, प्रदीप सिंह हैं, मनीष ठाकुर, मनीष कुमार है, जरा देखें इसको। बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छुट भैये जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंचपुत्र, मियाँ, कटुआ, जिहादी, पाकिस्तानी बोलते हैं। और दूसरी ओर मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास।
कैसे होगा बताए ना। इस देश के संविधान ने सबको बराबरी के आधार पर भारतीय नागरिक का सम्मान दिया है। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं कि जो कि उनसे जो है भारतीय नागरिक का सम्मान जो है वो छीनने वाले। लेकिन दुविधा यही बनी है, इस्लाम आस्था वाले तबकों में भी जाइए, वो तमाम उनको जो है जो उनके दिमाग में गुट्टी भरी गई है, वो अपने को भारतीय नागरिक मानते ही नहीं है। बोलते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हमारे लिए तो कुरान सबसे बड़ा है, हमारे लिए इस्लाम सबसे बड़ा है, यही बोलते हैं। किसी ने बताया नहीं। तो किस तरह का जहरीला वातावरण ये सब ने बनाया हुआ है, उसी को ये सब बोलते हैं लोकतंत्र है। इस वातावरण को खत्म होना चाहिए। इसी जहरीले वातावरण में बीजेपी भी जीत रही है, बीजेपी की भी यानी 4 सीटें आ रही हैं और ये सब हो रहा है। तो बीजेपी को भी 4 सीट आना जो है इस देश के लिए खतरा है, बिल्कुल खतरा है। और किस प्रकार ये बीजेपी की जितने सिपह सालार हैं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार वो मोहनदास करमचंद गांधी को किस तरह बचाते हैं, कुछ नमूने जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें। देश के खिलाफ क्या क्या गद्दारियां इसने की मोहनदास करमचंद गांधी ने, जो जिसके तथ्य के विषय में भारतीय जनता दल ने रखा। नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारियों को भी भारतीय जनता दल ने अपनी आवाम के सामने रखा। अब कितना इसको देखा जा रहा है एक विषय है, लेकिन बीजेपी के सिपह सालार जो सोशल मीडिया पर आते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं एक मैंने टॉपिक देखा, नेहरू इस देश का गद्दार था, एक टॉपिक तो लिख देंगे। फिर उसके व्यक्तिगत जीवन में, नेहरू के व्यक्तिगत जीवन में, वो भी चरित्रहीनता के विषय में, कि एडमिनो के विषय में के साथ उसका ये था, उसका वो था। जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद इस बात को गंभीरता से देखें कि यदि किसी के व्यक्तिगत जीवन चरित्रहीनता पर ही जो है मानसिकता वहीं पर ठहर जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, तो वो जो है जो कि उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की भारत के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ जो गद्दारियों के जो कारनामे हैं, उन पर वो मानसिकता ध्यान कैसे देगी? नहीं देगी ना। बस इसी में अच्छा, कितने लोग तो विश्वास भी नहीं करेंगे, अरे ये सब ऐसे ही बोलते हैं नेहरू के विषय में, उनकी व्यक्तिगत बातों को और चरित्रहीनता के विषय में, बस वो छोड़ देंगे उसको। तो एक माहौल बन जाएगा कि भाई कि जो है वो नेहरू के खिलाफ जो है वो अनाप शनाप बातें तो कहते रहते हैं। ऐसी में यदि नेहरू की गद्दारियों के विषय में बताया जाएगा, तो उसको भी लोग जो है वो उसी लापरवाही से इसको साइड लाइन कर देंगे। और तीसरा जो नुकसान होगा कि लुटियन पत्रकार जो हमेशा जो है वो नेहरू को बचाता रहता है, उसको भी एक हथियार मिल जाएगा। अरे नेहरू के परिवार के विषय में तमाम अनाप शनाप बातें ये सब बोलते रहते हैं कि एडमिना से ये संबंध था, वो संबंध था। तो ये साजिश जो है बीजेपी के सिपह सालार जो है, सिपह सालार मैंने सोशल मीडिया पर चाहे वो यूट्यूबर जो हैं वो इस रूप में करते हैं, इनको बचाने का। यदि नेहरू की जो है भारत के खिलाफ गद्दारियों के विषय में जो है वो बताया जाए और अपनी आवाम को सेंसिटाइज किया जाए, संवेदनशील किया जाए, तब जाकर के हमारी आवाम जो है वो जागरूक होगी और जागरूक उसको करना है। लेकिन उधर से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ उसके व्यक्तिगत और चरित्रहीनता पर ही वो कहानियां बनाते हैं। तो इनका शात्रियाना एक जो है इनका एक साजिश है बीजेपी वालों की बचाने की। राहुल को ये कैसे बचाते हैं? राहुल वो 52 वर्ष का बच्चा है, नासमझ है, वो हर बात का विरोधी करता है,
उसको पता ही नहीं कि आटा जो है वो किलो में मिलता है कि लीटर में मिलता है। ना समझ है, अधकचरा दिमाग का है, पप्पू है वो, बस उसको पप्पू मान लीजिए। देश का गद्दार नहीं है ये मत मानिए आप। ये सिखाती है बीजेपी। ये सारे तथ्य इतने महत्वपूर्ण तथ्य जो जनता को जानने चाहिए, इसी के लिए जनता को जागरूक होना चाहिए। जो भारतीय जनता दल इतना परिश्रम करके सामने रखती है, तो ये बीजेपी के सिपह सालार यूट्यूबर प्रदीप सिंह हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलते हैं मर्यादा का ख्याल रखिए। पहले तो जो है इनके सिपह सालार जो यूट्यूबर जो है इस तरह की जो साजिश करते हैं राहुल को बचाने की, वहां पर मर्यादा वहां पर मर्यादा को निभा नहीं पाते। वहां पर मर्यादा को हर्षवर्धन त्रिपाठी वगैरह जो है प्रदीप सिंह वगैरह वहां पर मर्यादा को निभवा दें वहां पर, कि जो बीजेपी वाले जो है या बीजेपी के सिपह सालार जो है सोशल मीडिया के लोग जो है किस तरह से देश के गद्दारों को, खास करके राहुल गांधी को और नेहरू को और जो है और मोहनदास करमचंद गांधी को किस सातिराना तरीकों से उसको बचाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी की बात है या नेहरू की बात है, तो उसकी व्यक्तिगत और चरित्रहीनता की बात की कहानी करकर मैंने तो देखा कि हेडिंग थी कि नेहरू गद्दार है, तो हमने सोचा कि भाई कुछ बात तो बोली जाएगी उसकी गद्दारी के विषय में। बस वही नेहरू का, एडवीना का, फलाने का ठिकाने। और यही बात वो गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेख भी करता है। बस नेहरू का, एडवीना का ये बहुत ही खतरनाक किस्म का तरीका है साजिश, कि नेहरू के व्यक्तिगत बात होगा, वो होगा, उसकी चरित्रहीनता होगी, इस बात नहीं है, लेकिन वो देश के लिए जो है वो खतरनाक था। भारतवर्ष के लिए वो खतरनाक था। इस तरह की जानकारी, इस तरह की संवेदनशीलता जो है देश में लाने की आवश्यकता है। यदि देश को महफूज करना है तो बीजेपी का इस तरह से 7 में से 4 जीत जाना जो है यह देश के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। बीजेपी का भी नाश होना उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार के जीएनपीसी और वामपंथियों का और ये आरजेडी और टीएमसी का। यह भी इस देश के लिए खतरनाक है और हमारी आवाम के लिए। देखिए, भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि हम सभी भारतीयों के लिए 3 बातें बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। हमारा देश भारतवर्ष सर्वोच्च है, सबसे ऊपर। उसके बाद हमारी आवाम, और उसके बाद हमारा देश का संविधान। हमारा भारत राष्ट्र सर्वोच्च है, इसके बाद हमारी आवाम सर्वोच्च है, इसके बाद हमारा भारत का संविधान सर्वोच्च है। जरा इन बातों को ध्यान रखिए। ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, भारत राष्ट्र से भी ऊपर, आवाम से भी ऊपर और संविधान से ऊपर वो हमारे हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति सबके ऊपर। ये बहुत बड़ी साजिश है और इसीलिए जो है बीजेपी ने जो है हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोगों को छोड़ रखा है, इस तरह का माहौल वो बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र फलाने दिखाने। ये बहुत ही जहरीला किस्म का। अब इनको समझाने के लिए बस एक ही तरीका है कि शासन प्रशासन में जो अंग्रेज चाहे जो भी हों, इस देश के दुश्मन जो, लेकिन शासन प्रशासन का उनका अनुभव उनका वो बहुत रहा है। इंग्लैंड में कैथोलिक जो धर्म गुरु थे उनका बड़ा दखल था वहां के राजनीति में, वहां के शासन में। अंग्रेजों ने वो वहां तो लोकतंत्र लाया ही, फिर कैथोलिक को सिमटा दिया। वहीं पर इटली में एक छोटा सा वो टुकड़ा काट करके उसको बना दिया वेटिकन सिटी, कि भैया वहीं पर पोप बन के रहो और उस वेटिकन सिटी के राष्ट्रपति भी बन जाओ, बात नहीं है। लेकिन बाकी जगह किसी भी पंथ का, कैथोलिक का दखल बिल्कुल नहीं होगा।
देखिए उन्होंने मतलब शासन, मतलब वो भी देश के माहौल में और शासन के माहौल में, राजनीतिक माहौल में पंथ का दखल बिल्कुल बिल्कुल शून्य होने की आवश्यकता है। वही अपराध ये जो है सुधांशु त्रिवेदी वगैरह कर रहे हैं। हमारा देश संविधान एक संवैधानिक इकाई के रूप में विकसित ना हो, ये बराबर। हमारे हिंदू संस्कृति इतनी पुरानी है, वो सबसे ऊपर है, तो देश के ऊपर है, तो संविधान के ऊपर है, अवाम के ऊपर है। सुधांशु त्रिवेदी महोदय, ये नहीं चलेगा। सबको बताना पड़ेगा कि देश सर्वोच्च है, हमारी आवाम सर्वोच्च है और हमारा संविधान वो सर्वोच्च है। और आपके इन्हीं करतूतों के कारण जो है असदुद्दीन ओवैसी लोग खड़े हो जाते हैं कि मेरे लिए हिजाब सबसे बड़ा है, तो जो है वो मेरे लिए कुरान सबसे बड़ा है, तो मेरे लिए वो इस्लाम सबसे बड़ा है। भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया है, अब भी स्पष्ट है कि देश, अवाम और संविधान के बाद ही कुछ आता है। ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, वेद है, पुराण है, गीता है, मनुस्मृति है, और वो बाइबल है, और गुरु ग्रंथ साहिब है। उसके बाद ही देश, अवाम, संविधान। इसी भावना से रख करके हमारे अमर शहीदों ने इस मुल्क के लिए, उस मुल्क की आज़ादी के लिए प्राण दिए थे, शहादत दिए थे। सुधांशु त्रिवेदी महोदय और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, देखिए हमारा किसी सुधांशु त्रिवेदी वगैरह पर बोलने का तो बिल्कुल आशा है ही नहीं। हमारा तो ये बीजेपी कितनी बड़ी अभिशाप है, और ऐसे लोगों को जो छोड़ रखी है, ये तो उनकी मानसिकता का नमूना जानना आवश्यक है। उधर सुधांशु त्रिवेदी किस तरह से नफरत फैलाता है, कुछ नमूना आपको बता रहे हैं। प्रभु राम का वर्णन करेगा। अरे भाई, प्रभु राम जो है हर एक के दिल में बसते हैं। उनकी पांथिक आस्था कुछ भी हो, इस्लाम पंथ का भी होगा तो वो भी प्रभु राम का आदर करता है। कुछ कट्टरवादी अतिवादी तत्वों को छोड़ करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी प्रभु राम का आदर करते हैं, उनके मन में भी बसते हैं। तो प्रभु राम जो है वो तुम्हारे सोल राइट नहीं है, तुम्हारी कॉपी राइट नहीं है, तुम्हारी प्रॉपर्टी राइट नहीं है, जो कि प्रभु राम का वर्णन तुम ही करते हो। वह जो है हमारी जो पूरी आवाम के लिए वो पूज्य हैं। तो उनकी बात लेकर के किसी को नीचा दिखाना, तो क्या करता है सुधांशु त्रिवेदी? कहता है, देखिए कुछ लोग यहीं पर कह सकते हैं कि आप जो है मर्यादा भाषा का बराबर भारतीय जनता दल और मैं हम हमेशा इसके लिए सचेत हैं और इसका बराबर इसका ख्याल रखते हैं। ये इस तरह की बात बोलने वालों से ही सवाल है कि जो किसी न किसी बहाने हमारे देश में नफरत जो फैला रहा है, तो क्या वो आदर के योग्य है? बताएं। सुधांशु त्रिवेदी का यह तरीका कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को नीचा दिखाना, जरा देख लीजिए। वो कहता है कि प्रभु राम जो है वो अपने पिता का आदेश मान के चले गए जंगल में। एक भाई जो है उनके खड़ाओं को लेकर के और जो है सिंहासन पर रख दिया, वो शासन वो चलाते रहे। एक भाई उनकी सेवा के लिए। माता सीता जो है जो कि नई वो ब्याह होकर के आई थी, उन्होंने महल त्याग दिया और प्रभु राम के साथ जो है वो जंगल के कष्टों को झेलने के लिए वो तैयार हो गए। ये सब सही है, वो तो आदर्श है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। ये आदर्श जो है हर एक जो हमारा जो भारतीय भाई बहन है, चाहे वो किसी भी पंथ को मानना, चाहे वो इस्लाम पंथ को भी मानने वाला हो, चाहे ईसाई पंथ को मानने वाला हो, चाहे सिख पंथ, सबको मालूम है। उसको बता करके तो फिर ये औरंगजेब की बात लाते हैं
कि औरंगजेब जो है अपने 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 भाई का सर काटता है तो पिता को कैद करता है। ये क्या है? नफरत फैलाना तो नहीं तो और क्या है? सुधांशु त्रिवेदी महोदय, आपको आप देश को बताइए कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके वो बना था वो सम्राट। देश को बताइए ना। अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मार करके तब उसने जो बौद्ध धर्म वो अपनाया। बताइए ना लोगों को। ये मौर्य वंश के पहले एक शासक हुआ करता था अजातशत्रु। वो अपने पिता को मार करके बना था शासक। ये सारी बातें बताइए ना। भारतीय आवाम ताकत दल का बस इस विषय में ये कहना है कि ये जो सत्ता का जो सत्ता ऐसी एक पिशाचिनी है, जब वो किसी के दिमाग पर सवार हो जाती है तो फिर उसको इतना अंधा बना देती है कि उसको नहीं दिखता है कि ये मेरा भाई है, तो ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, तो ये मेरा पति है। सत्ता का मैंने जो पिशाचिनी जो है जब जिस पर सवार हो जाती है उसको अंधा बना देती है। इसके लिए मैंने किसी खास व्यक्ति को, खास तबके को जो है वो निशाना बनाना जो है सुधांशु त्रिवेदी महोदय देशद्रोह है। आप जरा बताइए कि करीब 20-25 साल पहले या 20-20 साल पहले ये राजपूतों का था यहाँ पर नेपाल में शासन, क्षत्रियों का था। सत्ता के लिए इन समूहों ने आपस में इतनी मारकाट मचाई, जरा उसको भी बता दीजिए। 2-3 बच गए थे उसमें, आपस में मर कटे। और एक चीज सुधांशु त्रिवेदी महोदय, आपको आईना दिखाना जरूरी है। वो मैंने अब आपने ये नहीं कहा कि सत्ता के लिए जो है इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को मरवाया, संजय गांधी को। संजय गांधी जो है बहुत वो खतरा बन रहा था। संजय गांधी इंदिरा गांधी के लिए बहुत खतरा बन रहा था। तो सत्ता के ही कारण इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को मरवाया। और भी सुनिए सुधांशु त्रिवेदी महोदय, वो राणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। उदय सिंह जब महज वो 6 महीने के थे या वो 6-7 महीने के थे, तो एक उस खानदान में शक्ति सिंह था। वो सत्ता हथियाने के लिए उसके सत्ता के रास्ते में जो लोग भी आए, तलवार से वो काटता गया। और फिर उसको पता चला कि उसका अभी एक दुश्मन जो है वो 6 महीने का है, जो उदय सिंह है, अभी भी है वो जिंदा। उसको यानी खून से लथपथ वो तलवार लेकर के वो उस उदय सिंह को खोज रहा था जो महज 6 महीने का था। वो तो पन्नाबाई ने क्या किया कि मैंने जब शक्ति सिंह आया तो पन्नाबाई ने अपने बच्चे को शक्ति सिंह के हवाले कर दिया। और पन्नाबाई के आगे ही पन्नाबाई का जो बच्चा वो भी उसी के आसपास था, 1 साल का था। शक्ति सिंह ने उसके 2 टुकड़े किए। हालांकि पन्नाबाई की कहानियां आती हैं, लेकिन शक्ति सिंह ने सत्ता के लिए जो है किसी को छोड़ा नहीं। तो सत्ता का जो नशा होता है, नशा कह लीजिए, जो पिशाचनी कैसा होता है, फिर उसको ये सब दिखाई नहीं देता कि कौन उसका भाई है, कौन उसका बेटा है, तो कौन उसका बीवी है, कौन पत्नी है, कौन कुछ, ये पिता बिल्कुल नहीं। सत्ता उसके लिए किसी एक को करके जो है करना, देश में नफरत, देश में नफरत, जबकि इस देश को चाहिए सद्भाव, और आप फैलाते हैं नफरत। यही तो आपकी असलियत है सुधांशु त्रिवेदी महोदय। और एक चीज और है, जितनी भी साइंस की बातें हैं, एक तो साइंस होती है, एक होती है स्यूडो साइंस।
स्यूडो साइंस माने झूठी, एक नकली साइंस का प्रयोग करके और वो उसको जो यानी साइंस के आवरण से ढकने की वो भी साजिश करते हैं। इन बातों के संदर्भ में बस यही बताना है, इस देश को जब मजबूत करना है तो हमारी जो साझी समझ है यानी कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग जो है, और वो समझ जो कि सबको समान देती है, और कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट सिविलाइजेशन और कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों चीज इसको विकसित करने की जरूरत है। हिमांशु त्रिवेदी महोदय एक अलग से पद आधारित जो है एक पद विशेष की बात को थोपना जो है देशद्रोह है। ये हिमाचल और गुजरात के चुनाव जो आ रहे हैं इसमें भारतीय जनता दल ने तो कहा था कि इसमें शरीक होगा, लेकिन अभी वही बात संसाधन के चलते हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन उसके लिए संघर्ष और प्रयास दोनों माने चल रहा है, इसलिए नहीं आ पाए। तो लेकिन हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, आदरणीय भारतीय माने वो आदरणीय जो वोटर या मतदाता गण भारतीय भाई बहन हैं, उनसे गुजारिश है, अब वो कहते मान लीजिए भारतीय जनता दल ये मैदान में नहीं आता है, जिसका मतलब नहीं कि विकल्प नहीं है। आपके पास पक्का विकल्प है नोटा का लेकिन नोटा यदि आप 10% 5% करेंगे तो वो नोटा आपका व्यर्थ वो चला जाएगा। 50% भी करेंगे तो वो तब भी व्यर्थ चला जाएगा। आप इसको 100% या 95% के आसपास नोटा का इस्तेमाल करिए, ये सबसे बड़ा विकल्प है। मान लीजिए कि मेरा अंदेशा है, कोई आरोप नहीं है कि वो चुनाव आयोग ने उस ईवीएम मशीन पर पता नहीं क्या करार रखा कि ये नोटा दबा जाए तो वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे रखा है कि ये नोटा का प्रतिशत कितना भी अधिक क्यों न हो वो मान्य नहीं होगा। तो ये दोनों बातें वो जनता के सामने आ जाएंगी। इस देश में सर्वोच्च जो है जनता है, हमारे देश का आवाम है, ना कि सुप्रीम कोर्ट और ना कि जो है चुनाव आयोग। लेकिन अपना वो मत स्पष्ट करे तो विभाजित रूप में करेगी तब वो संदेश जो है स्पष्ट नहीं होगा कि इनकी जरूरत देश को नहीं है, बीजेपी की आवश्यकता इस देश को नहीं है। जो बीजेपी देश के दुश्मनों को पाल रही है, देश के गद्दारों को पाल रही है, और किस तरह का माहौल बनाते हैं। कहते हैं कि अरे ये यूट्यूब वाले सर जो कांग्रेस के पीछे पड़े हैं और कांग्रेस मर गई है। इस तरह का जो प्रचार करते हैं कि कांग्रेस मर गई है, तो हम इसी बात पर आना चाहते हैं कि अभी भी जैसे मतलब बिहार इन वर्स्ट केस बिहार कांग्रेस के लिए जहाँ पर पहली बार उसको वोट मिला था साथ मैंने यहाँ पर गोपालगंज में जिसमें बीजेपी जीती है, तो वहाँ पर वोट उसको मिला था 7,300 मान लीजिए। अब की बार वो घट करके हो गया 3,500। जो चरित्र है इसका जीएनपीसी का, इस देश का इतना बड़ा गद्दार जो है, हमेशा इस देश को लूटने वाली और हमेशा देश के खिलाफ माहौल बनाने वाली, उसको तो एक वोट मिलना भी देश के लिए कलंक है। बीजेपी के शिवसलार पत्रकार बीजेपी के शिवसलार पत्रकार महोदय लोग, बीजेपी के शिवसलार पत्रकार महोदय लोगों से भारतीय जनता दल के जो माहौल बनाते हैं कि ये कांग्रेस तो खत्म हो गई। कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, वो अन्य रूपों में विद्यमान है। केजरीवाल क्या है? बीजेपी वाले बताएं केजरीवाल क्या है? केजरीवाल इसी अभिशाप जीएनपीसी का एक अवतार है। तो ये कहना कि कांग्रेस खत्म हो गई। अच्छा बीजेपी वाले की जो परिभाषा जरा देखिए, कांग्रेस खत्म को ये मानते हैं कि वो सत्ता से हट गई, उससे कांग्रेस खत्म नहीं हुई। और मैं बताता हूं,
कई कांग्रेसी नेता ये कहते हुए देखे गए कि भैया ये मोदी महोदय की उम्र बिल्कुल लंबी हो, जिनके कारण जो है वो कांग्रेसी नेता ये कह रहा था कि मोदी महोदय की उम्र जो है काफी लंबी हो कि हम विपक्ष में भी माने सत्ता से दूर रह करके भी हमको वो सुख मिल रहा है, वो सुविधाएं मिल रही हैं। यदि हम सत्ता में रहते तो भी उतना सुख नहीं मिलता। ये कई कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है, मानना है। वो और ये कहते हुए सुने गए। वो उनका ये कहना था कि यदि हम सत्ता में होते तो तमाम झंझटें, जवाबदेही की अलग झंझट, और जो तमाम वो आरोपों को झेलना कि रोजगार दो, और जो है वो और महंगाई कम करो, रोजगार दो, और जो है और जो है जवाबदेही। तो यदि विपक्ष में ही बैठ करके सत्ता से अधिक सुख मिले तो यही उनके लिए जो है वो ज्यादा पसंद है और बेहतर है। ये तो कह रहे थे। यही तो कुछ कांग्रेसी नेता यह कहते हुए सुने गए और देखे गए, और बात सही भी है। ये इसी दिल्ली में सोनिया गांधी की 3000 क्लस्टर बसें जो है चलवाई जा रही हैं केजरीवाल और मोदी महोदय के द्वारा। कितने गलत सलत जो है व्यापारिक धंधे जो है मोदी महोदय के संरक्षण में चल रहे हैं। जो जमीन जो हथियाई गई जो है इस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो है रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा जो है वो हरियाणा के किसानों की और राजस्थान के किसानों की, उसकी जमीन तो ये मोदी महोदय बीजेपी वाले जो है वापस वो करवाए नहीं। अब उन हड़पी हुई जमीन पर जो है वो उद्योग लग रहा है, सोलर इंडस्ट्री लग रही है। उस सोलर पावर को खरीदने के लिए जो है राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार आगे आ रही, ठीक है ना। तो ये सब कहते हैं कि भाई सत्ता की जरूरत क्या है, सत्ता में रहते हुए भी अधिक सुविधाएं मिल रही है। तो इन जेएनपीसी कांग्रेस वालों ने तो देखा है ना कि भाई सीए के नाम पर पूरा देश जला दो, बसें फुकवा दो, हिंसा करवा दो, दिल्ली में हिंसा करवा दो। अच्छा, इन सारी घटनाओं को बीजेपी वाले अपने अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए उसमें जो शाहीन बाग वाला किस्सा है, शाहीन बाग को कोई इस रूप में नहीं देखते हैं कि देश विरोधी ताकतों ने हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो महिलाओं, माता और बहनों को उनको बरगला करके उनके दिमाग में जहर भर के बिठा दिया, और इसी रूप में देखे जाने की जरूरत है। ये उन्हीं माताओं और बहनों पर ही आक्रमण करते हैं सर। ये देखिए, देश के दुश्मनों को बचाएंगे, पीएफआई को बचाएंगे, और जो है जेएनपीसी को बचाएंगे, कम्युनिस्टों को बचाएंगे, दिग्विजय को बचाएंगे, आक्रमण करेंगे जो शाहीन बाग में बैठी थी माताएं और बहनें। यही इनकी असलियत है। जबकि देश के दुश्मन जो है जेएनपीसी वाले, कम्युनिस्ट वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले, इनका विरोध कैसे करेंगे? ईडी लगा देंगे। ईडी क्या करेगी भाई? मोदी बताइए क्या करेगी? ईडी जेल में बंद करेगी, बस हो गया। जेल जो है इनका निदान नहीं है मोदी महोदय। ये इतनी खतरनाक ताकतें हैं कि इनको नष्ट में नाबूद करना होगा। यदि आप में अकल है तो करिए, नहीं तो फिर जनता ही आपको उखाड़ देगी, और कोई न कोई आएगा, भारतीय जनता दल आएगा,
तो कैसे नष्ट में नाबूद किया जाता है देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को, आप भी देख लीजिएगा और हमारी आवाम भी देखेगी। तो इस तरह की बातें मत क्या करिए। और आपका राष्ट्रवाद तो तभी देख लिया गया ना, जबकि वो गद्दार कन्हैया कुमार ने जब नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, आपने किस तरह से उसको डील किया, तभी से आपके राष्ट्रवाद का पर्दाफाश हो गया। उस गद्दार कन्हैया कुमार को सेना के हवाले करना था मोदी महोदय। अदालती प्रक्रिया में उसको उलझा करके कन्हैया कुमार को बचाना नहीं था। अपने बड़ी सफाई से उसको बचाया है, उस गद्दार कन्हैया कुमार को। तो इसी प्रकार देश के अन्य भी जो गद्दार किस्म के नेता हों, जो बुद्धिजीवी हों, पत्रकारों को, सबकी रक्षा कर रहे हैं, सब पाले जा रहे हैं आपके द्वारा। यही आपके राष्ट्रवाद की तो असलियत है। और देखिए ना, जो है इन सारे देश के गद्दारों के, देश के दुश्मनों को बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि ये देश के दुश्मन नहीं है, देश के गद्दार नहीं है, ये सब मोदी विरोधी हैं। बताइए, जो देश के लिए खतरा हो, खतरनाक हो, देश का गद्दार दुश्मन हो, और उसको कहा जाए कि ये किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी हो, दोनों में कितना फर्क है। और किस तरह से वो मानसिकता जो है वो बदल जाती है। भाई हमारा विरोधी आपका विरोधी या विरोधी तो हो सकता है ना, वो तो स्वाभाविक बात है। लेकिन देश के खिलाफ गद्दार होना, तो देश के गद्दारों को ये सब बोलते हैं मोदी विरोधी। और ये सब देश के गद्दार, चाहे बौद्धिक वर्ग हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे ये सब आशुतोष वगैरह हो, वही लाइन ऑफ आर्गुमेंट, वही जो है वो तर्क का ढर्रा, वो भी वही अपनाते हैं जो बीजेपी वाले जो है बीजेपी वाले इन देश के दुश्मन बौद्धिक वर्ग हो, चाहे पत्रकारों को बचाने के लिए जो जिस तर्क का ढर्रा अपनाते हैं कि भाई ये देश विरोधी नहीं है, देश के गद्दार नहीं है, ये मोदी विरोधी है। ठीक वही तर्क का ढर्रा जो है, ये देश के दुश्मन, देश के गद्दार पत्रकार भी वही उसी तरह का तर्क ढर्रा अपनाते हैं। कहते हैं भाई हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम देश के दुश्मन नहीं हैं, क्योंकि हम मोदी विरोधी हैं, इसलिए लोग हमको देश का गद्दार कहते हैं। इन दोनों की किस तरह से साठगांठ है, यह हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें। तो बीजेपी जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके कितना सातिराना खेल खेल रही है अपने देश के साथ। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना बहुत जरूरी है। शुभ संकेत इसका है कि जनता जो है उसे समझना शुरू कर दिया है। बीजेपी कैडर के अंदर भी जो है वो इस तरह की भावना उठ रही है, लेकिन अब वो उसका प्रतिशत जो है बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अभी उसके मंसूबे बहुत कि अब तो हम 400 सीटें जीतेंगे। उन सारे मंसूबों को ध्वस्त करना है ईवीएम मशीन पर। यह आपके हित में है, देश के हित में है, और राष्ट्र सर्वोपरि रहे, हमारी आवाम जो है वो सर्वोपरि रहे, और हमारे प्रत्येक आवाम को भारतीय नागरिक का सम्मान मिले, और हमारा संविधान जो है वो सर्वोपरि है। इसके लिए आवश्यक है कि बीजेपी समेत जो सारी शक्तियों को ईवीएम मशीन पर जो है उसको नष्ट में नाबूद करना है। इनको और इसलिए नष्ट में नाबूद करना है कि देश में जो माहौल है वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का माहौल आने की आवश्यकता है। हमारे इस देश में शहीद आजम भगत सिंह के माहौल आने की आवश्यकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी के ये माहौल आने की आवश्यकता है। ये जो जहरीला वातावरण है कि यह देश गांधी का, यह देश नेहरू का है, इसे जहरीले वातावरण को समाप्त करके, अभी जो मैंने बताया है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे अम्बेडकर साहब, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अशफाकुल्ला
हमारे खुदीराम बोस इत्यादि के माहौल आने की आवश्यकता है। और ये देश के गद्दारों वाला जो 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 जहरीला वातावरण है वो उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। और ये मोदी महोदय हर वक्त जो है इन जो ये हमारे अमर शहीद हैं, चाहे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे जो भी हो, इनका बस नाम भुनाते हैं और बड़ी बेहयाई से इनके समर्थक जो है, इनके नेता प्रवक्ता या इनके यूट्यूबर जो है वो सामने रखते हैं। बताइए जॉर्ज पंचम कौन है? वो इंग्लैंड का राजा। इंग्लैंड कौन था जिसमें अंग्रेजी सरकार थी? तो क्या था इंग्लैंड? दुश्मन भारत का। भारत का शत्रु की जगह जॉर्ज पंचम की जगह मोदी महोदय ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई। कितना अपमानित किया है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है ना कि भाई जैसे सीए पर हिंसा हुई और जो है कृषि कानून के विरोध में जो है किसान आंदोलन के नाम पर जो हिंसा हुई, तो सब कुछ हुआ। और इसके बाद जिस कायरता से इन्होंने उसका सामना किया और फिर इसके बाद फिर संसद में बोल रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए उन सबों के लिए जिन्होंने वो लाल किले पर अपना जो राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके वो खालिस्तानी झंडा लगा दिया, देश को शर्मसार किया राष्ट्रीय दिवस के दिन। उसको कह रहे हैं मोदी जी कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। कोई बात नहीं है। इन सारी बातों का ध्यान रखिए और इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।